नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस। 400 पार का नारा, कितनी हकीकत कितना फसाना, में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। अब की बार 400 पार, बीजेपी इस नारे के साथ मैदान में है। देश में 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, 3 चरण अभी बाकी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। नतीजों से पहले जहां एक तरफ चरण दर चरण मतदान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चर्चा, विश्लेषण, एनालिसिस इस बात को लेकर कि आखिर 400 पार का बीजेपी ने एजेंडा क्यों सेट किया। चुनाव में कई नारों की गूंज होती है, क्या इसे भी उसी में शामिल कर लिया जाए? लेकिन नहीं, ये नारा पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में दिया था, जो पूरे देश में फैल गया, एक चर्चा का विषय बन गया। पीएम मोदी ने एक रणनीति के तहत ये 400 पार का नारा दिया। अगर वैसे देखा जाए तो 2019 से 2024 के बीच बीजेपी का 400 पार का समर्थन प्राप्त था। 353 सीटें एनडीए की थी। इसके अलावा बीजू जनता दल, वाईआरसीपी, बीजेपी व जो छोटे दल हैं उनका समर्थन जोड़ लें तो 400 की संख्या लगभग हो जाती है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने ये नारा क्यों दिया, और उससे बड़ा सवाल जिस पर आज चर्चा करने वाला हूं कि वो ये कि इसका जमीनी हकीकत से कितना वास्ता है, कितने वास्तविकता के करीब है और कितना दूर। ये सिर्फ नारा बनकर रह जाएगा, फिर ये वास्तविकता में बदलेगा। 1952 से 2019 तक जो चुनाव हुए, उसमें कोई पार्टी सिर्फ एक बार 400 के पार गई है। जब हम बात करेंगे 400 पार की तो बात करेंगे 1984 की, जब कांग्रेस ने 415 सीट हासिल की थी और 49% वोट उन्होंने हासिल किए थे। हालांकि उस समय कांग्रेस को सहानुभूति लहर का फायदा मिला था। आज बात करेंगे बीजेपी की अब की बार 400 पार के नारे की, कि इस नारे में कितना दम है, ये सिर्फ एक नारा ही है या फिर इसके पीछे बीजेपी की बड़ी सोच, बड़ी रणनीति है। साथ ही शुरुआत में हर चुनावी सभा में ये नारा गूंजा, लेकिन चुनाव आते आते ये नारा कुछ धीमा सा पड़ गया। दूसरा, विपक्ष क्यों अपना टारगेट सेट नहीं कर पाया, आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों के पास चलेंगे, उनका परिचय कराते हैं, तारुफ कराते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, स्वागत करूंगा रंजन जी आपका। हमारे साथ में है राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। राजपाल सिंह जी आपको स्वागत है। और हमारे साथ में है केदार सिरोही जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। केदार जी, मैं भी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं राजपाल सिंह सिसोदिया साहब के पास में आता हूं। वैसे तो राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, अब की बार 400 पार एक लंबा समय इस नारे को लेकर हो गया है। 4 चरण के चुनाव भी हो चुके हैं, 3 चरण के बाकी है। लेकिन अब विश्लेषण इस बात को लेकर, एनालिसिस इस बात को लेकर कि आखिर 400 पार का ये जो टारगेट सेट किया, इसके पीछे कौन सी ऐसी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी की कि उसको लगता है कि नहीं, हम ये 400 पार करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं लगातार 2 टर्म सत्ता में रहे, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। इसके पीछे ये भी हो सकता है कि एक बड़ा लक्ष्य सेट किया जाए जिससे कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो चीज है वो धूमिल पड़ जाए। राजपाल सिसोदिया साहब क्या कहेंगे? देखिए, सदैव लक्ष्य तो बड़ा ही रख के चलना चाहिए। और फिर जब हमने जनता की सेवा की पिछले 10 साल, केंद्र में हमारी सरकार ने जहां एक तरफ भारत के नवनिर्माण के लिए न्यू इंडिया के कॉन्सेप्ट के साथ में राष्ट्र निर्माण में, फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमने जिस प्रकार से काम करके दिया है देश के समक्ष निर्माण का, विकास का कार्य, वहीं दूसरी ओर हमने गरीब कल्याण के तहत देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का विनम्रता से अगर प्रयास किया है, तो किए हुए काम पे जब हम वोट मांगने जनता के बीच में गए और जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा किया हुआ काम हम 100 में से 100 नंबर देते हैं। उस काम जनता भी 100 में से 100 नंबर दे, ऐसी अपेक्षा करते हुए हमने अब की बार 400 पार ऐसा करके नारा ही नहीं दिया, अपितु एक मंत्र के रूप में हमने इसको संकल्प लिया और अपने कार्य से
अपनी पार्टी की रीति नीति से मतदान केंद्र पर काम कर रहे अपने कार्यकर्ताओं के दम से इस मंत्र को, इस संकल्प को सिद्ध करने का भी प्रयास किया है। और उस दिशा में 4 चरण के जो चुनाव संपन्न हुए उन 4 चरण के चुनाव के परिणाम में तो देर है, पर जो विद्यार्थी परीक्षा देता है वो कितने प्रश्न करके आया उसे पता होता है। तो हम जनता के बीच में थे और जनता के बीच में हमें अच्छा प्रतिसाद मिला है, जनता का दोनों हाथ से आशीर्वाद मिला है। और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि प्रथम जो ये 4 चरण हुए हैं इसमें हम काफी संतोषजनक स्थिति में है और 400 पार के नजदीक है। आने वाले 20-25 मई और 1 जून को जो 3 चरण और बचे हैं, लेकिन राजपाल जी बिल्कुल 4 चरण हो चुके हैं। शुरुआत के चरण देखे या उससे पहले देखे, जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है कि अब की बार 400 पार, लेकिन जैसे जैसे चरण आगे बढ़े और अब की बार 400 पार चुनावी सभाओं में वो लगातार कम होता गया, क्योंकि शुरुआत इसी से होती थी कि अब की बार 400 पार। कांग्रेस भी अब सवाल खड़े कर रही है, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार की बात नहीं हो रही जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। पूरे हर चरण में, हर प्रचार में, हर प्रचार की सामग्री में, हर स्थान पर भाजपा का ये जो नारा अब की बार 400 पार का चल रहा है, मोदी की गारंटी की बात चल रही है, भाजपा के भरोसे की बात चल रही है, ये सारी चीजें चल रही है। और ये नारा नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये हमारा संकल्प है। देखिए, संकल्प से ही कार्य सिद्ध होता है और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प जो लिया है वो पहले भी सिद्ध किया। हमारा इतिहास भी अगर आप उठा के देखेंगे तो हमने जनता के बीच में विश्वास अर्जित इसीलिए किया क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमने 1980 में 6 अप्रैल को जब पार्टी की स्थापना के समय संकल्प लिया कि धारा 370 हटाएंगे, तो हम सरकार में आए तो हमने वो संकल्प सिद्ध करके दिया, पूरा करके दिया। हमने उस समय संकल्प लिया था कि राम मंदिर के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करके भव्य राम मंदिर बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं सरकार में जब हम आए तो उस संकल्प को भी हमने सिद्ध किया। तो जो हमने संकल्प लिए थे पार्टी की स्थापना के समय, उनको भी अगर हम पूर्ण करने का मादा रखते हैं, उसको भी अगर हम नहीं भूलते हैं, चलिए राजपाल जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। केदार सिरोही साहब के पास में आऊंगा। केदार सिरोही साहब, सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि वो तो लंबे समय से यही कहते हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर आपके इंडी गठबंधन की हम बात करें, ये तो लगातार कहते आप आए हैं कि वो ये आंकड़ा नहीं छू पाएंगे, वो इतनी सीटें नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन कभी न कांग्रेस ने न इंडी गठबंधन ने यह बताया कि आपका टारगेट क्या है, आप कहां तक पहुंचेंगे, आप 275 पहुंचेंगे कि 300 पहुंचेंगे। अगर वो 400 पार का टारगेट सेट कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस और विपक्ष इसको, इंडी गठबंधन इसको टारगेट को सेट करके क्यों नहीं आगे बढ़ी? सवाल सिरोही साहब। सर, इसमें 2 चीज बड़ी स्पष्ट है जी। हम लोगों ने जो टारगेट किया है वो किया है किसानों की एमएसपी देने का। हमने उनका जो जीएसटी है वो हटाने का, कर्जा माफ करने का, प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से किसानों को फायदा देने का। हमने टारगेट लिया है वो युवा जो 30 लाख है वो भर्ती करने का, पेपर लीक ना हो उसका बात किया है। हम चाहते हैं कि हर जिले में 5000 करोड़ रुपया हर साल आए, जहां पर वहां पर स्किल डेवलप हो, लोग अपना रोजगार करें। हमने टारगेट लिया है कि जो मजदूर है, आदिवासी है, उनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर उनको एमएसपी का गारंटी दिया जाए। हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का टारगेट लेके चले। सर, हम चुनाव जो हमारा टारगेट है वो देश के हित में है और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता पे। हमारे लोगों ने हमेशा एक बात कही है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरे बहुमत के साथ भारत में सरकार बन रही है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, संकल्प की बात करती है, इनके संकल्प आज तक कब पूरे हुए हैं सर? हर जगह ये कल्पा देते हैं संकल्प के नाम पे। अभी सिसोदिया साहब के गेहूं नहीं बिके हैं, मैं फिर कह रहा हूँ 2700 रुपए में इनने बात की थी, 3100 रुपए में धान की बात की थी, इन्होंने 450 रुपए का गैस का टंकी का बात किया था, हर घर रोजगार देने का बात किया था, वो 15 लाख रुपए देने का संकल्प लिया था, वो बुलेट ट्रेन चलाने का संकल्प लिया था, इन्होंने 50 रुपए अपने डॉलर का भाव करने का कहा था, इन्होंने महंगाई खत्म करने का कहा था, इन्होंने काला धन वापस लाने का कहा था, इन्होंने गरीबों को हवाई जहाज से चलाने का बात कहा था, इन्होंने रेल फ्री करने का बात कहा था, इन्होंने अपराधियों को
पकड़ के विदेश से यहाँ लाने का बात कहा था, इन्होंने स्मार्ट सिटी चलाने का बात कहा। अरे सर अभी रुक जाने दीजिए, आधे घंटे बोलने दीजिए सर, इनसे संकल्प है। चलिए आता हूं, मुझे लगता है कि कुछ इन्होंने जितनी बातें कही है, इन्होंने कहा चीन को लाल आंख दिखा देंगे। अभी सर खबर आई है कि मणिपुर में शायद इन्हीं के ही मुख्यमंत्री है ना, है तो भारत के ही, पर भारतीय जनता पार्टी, वो खुद ही कह रहे हैं कि वो म्यांमार के लोगों ने घर बना लिए। उधर सोनम वांगचुक बोल रहे हैं कि वो लद्दाख में चीन आ गया है। सर हो क्या रहा है सर? चलिए आता हूं सिरोही साहब, तो सेकंड राउंड में मैं आपके पास आऊंगा, इससे आगे की बात करूंगा। रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ में है, रंजन जी के पास में आ जाता हूं। रंजन जी, जिस तरह से अब की बार 400 पार, किस रूप में इसे देखें, और साथ भी क्या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक नेशनल नैरेटिव तो इसके जरिए सेट कर दिया है, और इस तरह के नैरेटिव का मतदाता पर कितना असर होता है? क्योंकि कहते हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं, एक ऐसा वर्ग होता है कि कहीं ना कहीं उसके मन मस्तिष्क में ये चीजें असर करती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब होती है दिख रही है, या आपको लगता है कि नहीं, जो अगर टारगेट की बात की जाए, बहुत बड़ा टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है? राजेश जी, जब ये नारा आया था तो याद कीजिए कि अभी इंडिया ब्लॉक अभी बना नहीं था, बात चल रही थी। तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक एक वार था, उन पे एडवांटेज लेने की कोशिश थी कि अलायंस बन ना पाए। क्योंकि जब आप याद कीजिए राजेश जी, 3 महीने पहले तक ऐसा माहौल लग रहा था कि भाजपा ही भाजपा है, सामने कोई नहीं है। एकमात्र जो पार्टी नेशनल लेवल पे है भाजपा के सामने, वो कांग्रेस है, और कांग्रेस में इतना दम है नहीं कि वो पूरे देश में भाजपा से मुकाबला कर पाए 2 बार से हारने के बाद। इंडिया अलायंस की फॉर्मेशन की बात चल रही थी, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा था, ममता बनर्जी वहां उठी हुई थी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं तैयार हो रहे थे, पंजाब में नहीं तैयार हो रहे थे। तो ये तो इसके पहले कि इंडिया अलायंस एकजुट हो, इंडिया ब्लॉक एकजुट हो, भाजपा का एक तर्कस से निकाला हुआ तीर्थ था कि जो मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त लेने के लिए था, नंबर 1। नंबर 2, देखिए 2 बार के बाद भाजपा को पता है, जो लीडरशिप है, कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, कार्यकर्ता में फटीग आ जाता है, तो उसको भी दूर करने के लिए नारा दिया गया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाता है, अब उनको पता होता है टारगेट पूरा करना इतना कठिन, बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है जी। तो हर बार का टारगेट बढ़ता है। भाजपा ने एक इतिहास इस तरह बनाया है कि कोई भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट इंडिया में 2 बार लगातार बहुमत से अभी तक सरकार नहीं बनाई थी। भाजपा ने इतिहास बना दिया, तीसरी बार सरकार बनाना है। इसी भी 370 भाजपा ने खत्म किया, सरकार ने, भाजपा सरकार ने। राम मंदिर आ गया, तो उनका सोचना लाजमी था, अगर हम इतनी बड़ी अचीवमेंट कर चुके हैं जो जनता के मुद्दे हैं, तो 400 पार कर सकते हैं। तो इस नारे के साथ भाजपा ने तीसरी बार फिर से एक बढ़त देने के लिए अपोजिशन पे और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के लिए एक नारा चला है। उनको पता है 400 आना बहुत मुश्किल होता है, जैसे आपने शुरू में कहा था, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका नुकसान हुआ, मैं दूसरे पार्ट पे आता हूँ, इसका नुकसान हुआ कि जो कार्यकर्ता है वो निराश हो गया, चलो ठीक है जब सरकार बन रही है तो हम बाहर क्यों निकले। जो शुरू के आप देखे जो 2 फेज थे वो पोलिंग परसेंटेज कम हो गया, तो फिर नारा जो आप बता रहे थे, नारा उसके बाद कम हो गया है। आप याद कीजिए मध्य प्रदेश में ही, हम वापस मध्य प्रदेश में आते हैं जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब की बार 200 पार का नारा 18 में भी लगा था और 23 में भी। अचानक 23 में जो ग्राउंड रियलिटी है पार्टी रियलाइज कर लिया, उसको घटा के 150 कर लिया। ये अलग बात है कि 150 से ज्यादा मिल गया। तो पार्टी को नारा जो था ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेता है, पार्टी को पता है 400 लाना मुश्किल है, और अभी जो 2-3 महीने इकट्ठा क्रम हुए हैं, पार्टी को दिक्कत आ रही है। चलिए, बेहतर बात रंजन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। एक बार फिर राजपाल सिंह सिसोदिया साहब के पास में आता हूं। राजपाल जी, केदार सिरोही साहब जो कह रहे थे, और दूसरी तरफ हालांकि मैंने उनसे जो सवाल किया था कि चाहे कांग्रेस हो या फिर इनका इंडी गठबंधन, उसने कोई टारगेट सेट नहीं किया, लेकिन सिरोही साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम एक पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाएंगे। लेकिन चुनाव आते आते राहुल गांधी ये कहने लगे कि लिख कर ले लीजिए 150 सीट से ज्यादा नहीं आने वाली हैं। देखिए, राहुल बाबा को खुद की सीट बताना चाहिए। अब वो खुद की सीट या उनकी एनडी गठबंधन की कितनी सीट आएगी वो तो बता नहीं रहे।
वो भाजपा की कितनी आएगी उसका एनालिसिस करके बोल रहे हैं। तो ठीक है, हम उनकी बात का भी जवाब 4 जून को दे देंगे कि उनकी बात गलत है। पर राहुल जी ने और राहुल जी के सहयोगी जितने भी हैं, क्या वो किसी एक दिशा में चल पा रहे हैं? अगर पिछले 4 चरण के जो चुनाव संपन्न हुए, उन 4 चरण के चुनाव कैंपेनिंग कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के कैंपेनिंग को देखें तो मैं ये पाता हूं कि उन्होंने, कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेताओं ने दिशाहीन नेतृत्व के सारे चुनाव कैंपेनिंग करने का काम किया। उनकी कोई दिशा नहीं थी, उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं था ऐसा जनता के बीच में जाकर। उन्होंने सिर्फ एक ही बात सभी में कॉमन थी, तो वो ये थी कि वो मोदी जी का विरोध करने की बात कर रहे थे। मोदी को गाली दो, मोदी जी को नीचा दिखवाओ, मोदी जी के बारे में जो मुंह में आए वो बोलो। और उनको ऐसा लग रहा था शायद कि ऐसा बोलने से जनता उनको वोट दे देगी। तो ऐसा संभव नहीं है, बल्कि वास्तविक में जनता के बीच में बार बार कांग्रेस और एनडी गठबंधन के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द और तमाम प्रकार के विरोधाभासी कथन करने से उनका ही वोट बैंक कम होने का काम हुआ, उनका ही मतदान प्रतिशत कम होने का काम हुआ। राम मंदिर के निमंत्रण ठुकराने जैसी घटनाओं से कहीं ना कहीं विपक्ष जनता के बीच में इनके जो लोग थे, इनके जो कार्यकर्ता थे, वो कुंठित होके गए, वो अपराध बोध से ग्रसित थे, ये देखने को मिला। मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में जिस प्रकार से कांग्रेस छोड़ के लोग गए, उसका कारण भी जो समझ में आ रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का राम मंदिर के मुद्दे पर रामद्रोही हो जाना, ये समझ में आता है। पर इसके अलावा दिशाहीन विपक्ष देश की राजनीति को क्या दिशा देगा, ये जनता समझ रही है। और इसके साथ साथ में अगर हम दूसरी तरफ इधर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे कार्यकर्ताओं में कोई निराशा नहीं थी। हमारा कार्यकर्ता मतदान केंद्र के ऊपर जो हमारी संरचना होती है, पन्ना प्रभारी, पेज प्रभारी, त्रिदेव, बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री, बीएलए, ये तो पूरे पंच परमेश्वर और त्रिदेव हमारे हैं। इन्होंने काम पे लगकर ये साबित कर दिया, वो लाभार्थियों के बीच में थे, वो जनता के बीच में थे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो मतदाता था उसको आग्रह करके, चिंता करके उसको मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम किया। और उसका नतीजा है कि भले मतदान प्रतिशत 19 की अपेक्षा कम रहा, 14 की अपेक्षा थोड़ा ऊपर रहा, पर उसके बाद भी हमारे मतदाता जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ता क्या राजपाल जी ये भी वजह रही है, ये भी वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, जैसा रंजन जी भी कह रहे थे कि लगातार आप 10 सालों से सत्ता में है, जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी है, कहीं ना कहीं इस चीज को दबाने के लिए आप बड़ा टारगेट सेट करिए जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी जो चीज है वो ना रह जाए। एक ये भी कारण रहा है एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपकी इस बात से यहाँ इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। 10 साल से भले हमें, पर जिस प्रकार से हमने जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, जिस प्रकार से हमने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, या तो प्रो इनकम्बेंसी है। सरकार को चाह रहे हैं लोग, मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसा देश के जनता का मन बन चुका है। देश की जनता के मन में मोदी है, मोदी के मन में भारत देश की जनता है। इस प्रकार से इस प्रकार का तारतम्य बनने का काम हुआ है कि पूरे देश की जनता, विशेष करके मध्य प्रदेश के 29 सीट की जनता, हम अधिकांश सीटों पे गए, आप भी पहुंचे होंगे, हम ये जो मेरे मित्र लोग बैठे हैं ये लोग भी गए होंगे। हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी, 2023 के चुनाव में भी मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, और ये नारा सुपर हिट गया। 163 विधायक आपके सामने जीते और हमारी कंफर्टेबल सरकार बन रही और काम कर रही है। यही भाव खत्म नहीं हुआ और बल्कि बढ़ा है। देश के चुनाव के लिए जनता के मन में मोदी प्रधानमंत्री के रूप में, चलिए सिरोही साहब कुछ कह रहे हैं, सिरोही साहब के पास आ जाता हूं। उन पे सत्यापित करने का काम लोगों ने मतदान का ईवीएम की बटन दबा के सत्यापित कर दिए हमारे काम को, हमको आशीर्वाद दे दिया है जी। चलिए सिरोही साहब, राजपाल जी जो कह रहे हैं आप उसका जवाब जरूर दीजिए। मेरा लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने एक बड़ा टारगेट सेट करके, आपको नहीं लगता कि आपका, चाहे इंडी अलायंस की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें, कि आपका जो एक परफॉर्मेंस है वो बैकग्राउंड में चला जाता है, आपका कोई टारगेट नहीं दिखता और एक राष्ट्रीय विमर्श गढ़ने में विपक्ष जो है वो विफल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सफल रहे, उसी का परिणाम है कि आज बापू को इतना बताना पड़ रहा है।
आज सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सरकार में और मोदी गारंटी की बात कर रही है। अब मोदी की एक भी गारंटी नहीं बताई है, सिसोदिया साहब ने एक गारंटी नहीं बताई है और न एक काम बताया। सिर्फ ये आए राम मंदिर पे आ गए, 370 पे आ गए, क्योंकि इन्होंने बुनियादी काम कुछ भी नहीं किया। अब सवाल यहाँ पर उठ रहा है सर कि मध्य प्रदेश में जो था लोगों के मन में, वो मोदी नहीं मुद्दे हैं, और ये बात इनको बीच चुनाव में पता पड़ गई। इसीलिए तो अमित शाह जी आते हैं और टारगेट दे के जाते हैं। टारगेट भी ऐसा दे के जाते हैं, वोट परसेंट कम हुए तो कुर्सी चली जाएगी, वोट हार गए तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। सारे लोगों पे टारगेट दे के वोट करा। अरे जब आपके लिए इतना बड़ा अवसर था, जनता आपके साथ थी, तो फिर इस तरह की बातें बाजार में क्यों आई? देखिए सर, इन लोगों का जो चुनाव है वो दिशाहीन था, बेपटरी था, बिना विजन का था। इसलिए उसका एक कारण ये रहा कि जब भी मोदी जी ने भाषण दिया, एक मुद्दे पे दिया, कभी मंगलसूत्र पे दिया, कभी भैंस पे दिया, कभी मुस्लिम पे दिया। एक दिन मुस्लिम को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बोल देते हैं, घुसपैठिया बोल देते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं मैं तो ईद पे उनके घर खाना खाता था, तीसरे दिन और कुछ बोलते थे। तो कुल मिलाकर जो इतने दिन आया, एक भी दिन मोदी जी का जो है वो सिक्का नहीं चला है। जनता में पूरी तरीके से वो हताश हो चुके हैं और एक्सपोज हो चुके हैं कि मोदी जी के बस में नहीं है कि देश को आगे ले जाना। लेकिन सुरोही साहब, आप कह रहे हैं कि मोदी नहीं मुद्दे हैं। क्या विपक्ष या कांग्रेस उन मुद्दों को बेहतर तरीके से जमीन पर उतार पाई, या फिर जो चुनाव में के वक्त वो तमाम सारे मुद्दे हावी हो जाते हैं उसमें कांग्रेस और विपक्ष उलझ के रह गया? नहीं सर, इस बार का चुनाव का मैं धन्यवाद दूंगा सभी को, पूरी जनता को, जो राहुल जी पैदल चले और उसके साथ में जब उन्होंने जो ग्रास रूट के मुद्दे लिए और उनका सॉल्यूशन लेकर आए। सर, आम चर्चा का विषय है। आप किसानों में जाओगे तो एमएसपी की बात करते मिलेंगे, महिला में बात क्यों, युवाओं में वो अग्निवीर बना दिया सर, नए लड़कों को अग्निवीर बना दिया और खुद रिटायरमेंट ले नहीं रहे, खुद को रिटायर, उनको अडवाणी जी को रिटायर कर दिया और उस उम्र में खुद रिटायर नहीं हो रहे। तो इनकी जो पॉलिसी है, इनके लिए अलग है, दूसरों के लिए अलग है, देश की जनता के लिए अलग है। चलिए सिरोही साहब, मैं रंजन श्रीवास्तव साहब के पास में आऊंगा फाइनल कमेंट्स के साथ में। रंजन श्रीवास्तव साहब, दो चीजें हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े टारगेट को लेकर अब की बार 400 पार के नारे के साथ आगे चल रही है, मैंने जो सिरोही साहब से भी सवाल किया था कि विपक्ष, चाहे वो इंडी गठबंधन हो चाहे कांग्रेस, ये टारगेट क्यों नहीं सेट कर पाए, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय विमर्श गढ़ने में जो विपक्ष की एक भूमिका होना चाहिए थी वो विफल रही है। एक अंतर है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इतनी सीटें नहीं आएंगी, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी कितनी सीटें आएंगी। सर, ये अंतर है। राजेश जी, सबसे बड़ा कारण है कि जो अलायंस है नेशनल लेवल बहुत देर में बना। पिछले जून में बात शुरू हुई थी और अलायंस बनते बनते ये साल आ गया है। तो जो शुरुआती जो स्टिच करते हैं कोई चीजों को, कहाँ पे गैप है, कहाँ पे जोड़ना है, कहाँ बैठना है, सीट शेयरिंग को ले लीजिए। आप याद कीजिए कि बिहार में तेजस्वी यादव बिना कांग्रेस से पूछे कैंडिडेट घोषित कर रहे थे, अखिलेश यादव वही काम यूपी में कर रहे थे, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। पंजाब में आज भी केजरीवाल और उनकी पार्टी अलग अलग, कांग्रेस अलग है। तो ये कारण बहुत देर हो गया इनको करने में। ये अलग बात है कि जनता ने पिछले 3 महीने में एक रिजल्ट दिया है, कुछ सपोर्ट दिया है इनको थोड़ा खड़े होने का। तो पहली बात है, चूंकि देर में आया अलायंस, तो सीट को बताने की स्थिति में रहते हम कितने सीट पाएंगे। दूसरा मेरा कहना है कि देखिए, जो मुद्दे की जहां तक बात है, पिछला कांग्रेस के पास या कोई अपोजिशन पार्टी है, इनके पास 10 साल थे। देखिए 2014 में तो बीजेपी आई है, 24 चल रहा है, तो 10 साल में आपको नेटवर्क खड़ा करने में पूरे वार्ड लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, गांव लेवल, कहाँ पे सफलता मिली आपको? आप याद कीजिए, अभी जैसे एक प्रेसिडेंट चेंज हुए यहाँ पे, अब मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जीतू पटवारी के आने के बाद एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, क्या पूरे प्रदेश में महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के या अग्निवीर को लेकर के ऐसा कोई स्टेट वाइड कोई आंदोलन देखा आपने? तो कमी आज ध्रुव राठी का जब वीडियो आता है उससे आज का युवा प्रभावित होता है। तो वो जो वॉइस है इस अपोजिशन का, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी है, उसमें धार नहीं है। इनको सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करने पड़ेगा। ये सरकार आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, मेरा यही कहना है। चलिए, बेहतर बात रंजन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर देखना होगा
कि भारतीय जनता पार्टी का अब की बार 400 पार का जो नारा है कितना असर करता है, कितना ये रिजल्ट्स में तब्दील होता है, तो 4 जून को मालूम पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी 3 चरण और बाकी है और जो सियासी या जो चुनावी संग्राम है वो देश में जारी है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो एक बड़े टारगेट को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसके इफेक्ट भी हैं, इम्पैक्ट भी है। दूसरी तरफ विपक्ष ये बताने में लगा है कि नहीं, वो इस आंकड़े तक नहीं पहुंचेंगे। हालांकि विपक्ष ये भी नहीं बता रहा है कि उनकी संख्या कितनी होगी, कितनी सीटों के साथ वो लेकर आएंगे। लेकिन ये तमाम सारी चीजें हैं, 4 जून को ही सामने आएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इंडियन एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।